डियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी हम आज ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एक्सक्रेशन का आप सबको मतलब पता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिक मैटर बनते हैं, जो भी पॉइजनस मैटर बनते हैं, जो भी हार्मफुल मैटर्स बनते हैं, जो भी हार्मफुल मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं, जाहिर है खाना खाने के बाद या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम कंज्यूम करते हैं तो जो बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होती हैं, उसके बाद उनसे टॉक्सिक मटेरियल भी बनते हैं, या फिर बॉडी के लिए अनवांटेड मटेरियल जो बॉडी को नीडेड नहीं है वो बनते हैं, वो बॉडी से रिमूव किए जाते हैं। उनको हम टॉक्सिक मटेरियल कह सकते हैं या फिर जो है अनवांटेड मटेरियल कह सकते हैं। तो उन मटेरियल को रिमूव किया जाता है, उसे हम एक्सक्रेशन कहते हैं। और एक्सक्रेशन हमारी बॉडी के अंदर जो सिस्टम परफॉर्म करता है उसे हम एक्सक्रेटरी सिस्टम कहते हैं। जैसे एक्सक्रेशन जो है वो फूड की जो होती है वो हम डाइजेस्ट सिस्टम में पढ़ लेते हैं, जो फिशेस की एक्सक्रेशन जो होती है वो हम डाइजेस्ट सिस्टम में पढ़ लेते हैं, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी टॉक्सिक मटेरियल है, उसकी एक्सक्रेशन हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ लेते हैं। एक्सक्रेटरी सिस्टम से मुराद हमारी बॉडी के अंदर मौजूद एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं उसमें सबसे पहले हमारी एक किडनी आती है, उसके बाद किडनी से निकलने वाली नालियां आती हैं और एक बैग लाइक स्ट्रक्चर आती है और एक और ट्यूब आती है। ये सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है। आइए मैं आपको समझाता हूँ कि ये सिस्टम कहाँ पे मौजूद है और किस तरह हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन परफॉर्म करता है। सबसे पहले इस स्ट्रक्चर या सबसे पहले इस जो सिस्टम की लोकेशन जान लें कि ये हमारी बॉडी के अंदर एब्डोमिनल कैविटी, यानी हमारी बॉडी का जो ये ट्रंक रीजन है इसको दो रीजन में डिवाइड किया गया है। एक ये छाती वाला जो हिस्सा होता है, चेस्ट वाला जो पोर्शन होता है, इसे हम थोरेसिक रीजन कहते हैं, और इसके नीचे जो पेट वाला हिस्सा जो होता है इसे हम एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं या फिर एब्डोमिनल रीजन कहते हैं। अगर हमारे वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो वर्टिब्रल कॉलम को भी इन्हीं पोर्शन में डिवाइड किया गया है। ये तस्वीर में आप देख रहे हैं कि वर्टिब्रल कॉलम जो है इसका ऊपर वाला जो हिस्सा है इसे हम थोरेसिक रीजन कहते हैं, और इसका जो नीचे वाला हिस्सा है इसे हम लंबर रीजन कहते हैं, जो कि हमारे एब्डोमिनल रीजन के बैक साइड पे मौजूद होता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो हमारी बॉडी के अंदर जो मौजूद है वो हमारे एब्डोमिनल कैविटी में बैक साइड पे मौजूद है, यानी लंबर रीजन जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम का जो एरिया है उसके अंदर मौजूद है, यानी हमारे बैक साइड पे। ये सामने वाले स्ट्रक्चर जो है सबसे पहले ऊपर जो स्ट्रक्चर होती है उसे स्टमक कहते हैं। स्टमक के नीचे जो है पीछे जो है ये स्ट्रक्चर मौजूद होती है, इस तरह की एक स्ट्रक्चर मौजूद होती है। दो किडनीज, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर हमारी दो किडनीज यानी पेयर ऑफ किडनी मौजूद होती है, जो कि बिल्कुल वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड पे, आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम देयर आर टू किडनीज और अ पेयर ऑफ किडनीज लोकेटेड। ये किडनी जो है ये हमारी राइट किडनी है, ये हमारे लेवर के बिल्कुल नीचे आती है बैक साइड पे, और ये हमारी लेफ्ट किडनी है। ठीक है। अच्छा, उसके किडनी से, दोनों किडनी से निकलने वाली जो ट्यूब होती है इन्हें हम यूरेटर कहते हैं, यानी ये जो है हमारी किडनी है और उससे निकलने वाली ये जो ट्यूब है इसे हम यूरेटर कहते हैं। और यूरेटर जो है यहाँ से यूरिन होता हुआ, टॉक्सिक मैटर होता हुआ इस बैग लाइक स्ट्रक्चर में स्टोर होता है फॉर अ वाइल, जिसे हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। और यूरिनरी ब्लैडर से नीचे एक ट्यूब मौजूद है जिसे हम यूरिथ्रा कहते हैं। तो ये ऑर्गन्स इन्वॉल्व है हमारी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के अंदर, यानी पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। ये स्ट्रक्चर्स हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर मौजूद हैं। और ये हमारी बॉडी के अंदर ये स्ट्रक्चर्स हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर मौजूद है, और ये हमारी बॉडी के अंदर एक्सक्रेशन का फंक्शन परफॉर्म करती हैं। किडनी के फंक्शंस में आपको गिनवाऊं या फिर आपको समझाऊं तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक हमारे पास होती है जिसे हम कहते हैं ए वेट बेड। ठीक है। ए का मतलब है हमारी बॉडी के अंदर एसिड बेस बैलेंस होती है। हमारी बॉडी के अंदर एसिड बेस का जो बैलेंस किया जाता है, एसिडिक लेवल और बेसिक लेवल का वो बैलेंस किया जाता है, वो किडनी करती है। उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस जो है उसका फंक्शन भी किडनी परफॉर्म करती है। उसके बाद जो है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये हमारी बॉडी के अंदर भी किडनी करती है। उसके बाद जो है ठीक है, मतलब है टॉक्सिक रिमूवल। ठीक है, टॉक्सिक रिमूवल तो वैसे भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, मतलब है ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में भी किडनी रोल प्ले करती है। ई का मतलब है एरेथ्रोपोइसिस या एरेथ्रोपोइटिन, एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है हमारी किडनी, जो कि रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन करवाती है। और विटामिन डी जो है ये भी हमारी बॉडी के अंदर किडनी का फंक्शन
होता है बैलेंस करना। तो ये बेसिक फंक्शन है जो किडनी हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म करती है। एसिड बेस बैलेंस करती है, वाटर भी बैलेंस करती है, हमारी बॉडी के अंदर पानी का मिकदार, पानी कितना हमने पिया है हमें नहीं पता, हम पानी पीते रहते हैं, या फिर कभी कभार पानी कम भी हमारी बॉडी को मैसर होता है, अवेलेबल होता है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर पानी का बैलेंस करना, इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करना, ताकि हमारी बॉडी के अंदर पानी का भी बैलेंस रहे। उसके बाद टॉक्सिक रिमूवल, उसके बाद ब्लड प्रेशर, उसके बाद एरिथ्रोपोइसिस, जो रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन होती है वो भी किडनी करवाती है, और विटामिन डी का बैलेंस भी किडनी करती है। तो दीज आर द बेसिक फंक्शन ऑफ किडनी, हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म करती है। अच्छा, किडनी की बात करें तो किडनी जो है इसके तीन पोर्शन, किडनी को तीन एरियाज में डिवाइड किया गया है। इस किडनी के बाहर आने वाले पोर्शन को हम कॉर्टेक्स कहते हैं, और किडनी के इस मिडिल पोर्शन को हम मेडुला कहते हैं, और किडनी के अंदर आने वाले इस पोर्शन को हम पेल्विस कहते हैं। ठीक है, किडनी जो है उसके अंदर तीन एरियाज मौजूद हैं। सबसे बाहर वाला कॉर्टेक्स जो डार्क ब्राउन कलर का है, उसके अंदर आने वाला पोर्शन जो है वो मेडुला कहलाता है, और उसके अंदर आने वाला पोर्शन लाइटर इन कलर होता है, जिसे हम पेल्विस कहते हैं। किडनी के अगर वेट की बात करें, सिंपली अगर किडनी के बारे में कुछ मैं आपको फैक्ट्स बताऊं, तो किडनी जो है इसका वेट तकरीबन, एक नॉर्मल इंसान की बॉडी के अंदर 130 ग्राम से लेकर 140 ग्राम किडनी का वेट होता है। यानी ये अप्रॉक्सीमेटली हमारी बॉडी का 1% बॉडी वेट बनाती है, यानी हमारी बॉडी का जितना वेट है उतना 1% किडनी का वेट होता है। ठीक है, लेकिन सरप्राइजिंगली यहाँ पे एक और फैक्ट कि ये हमारी बॉडी के अंदर 1% तो है, लेकिन 7% ऑक्सीजन कंज्यूम करती है। दिस इज बिकॉज कि किडनी के बहुत सारे फंक्शंस हैं, इस वजह से इसे ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए। उसके बाद किडनी की अगर साइज की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक किडनी की जो साइज होती है वो 6 सेंटीमीटर होती है, और वर्टिकल जो साइज होती है वो इसकी तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 12 सेंटीमीटर इसकी साइज होती है। हमारी बॉडी के अंदर तकरीबन पर डे 180 से 200 लीटर ब्लड फिल्टर किया जाता है, यानी हमारी बॉडी के अंदर 5 लीटर ब्लड मौजूद है, लेकिन ये ब्लड हमारी बॉडी के किडनी के थ्रू जो है 400 टाइम्स एवरी 24 आवर पास होता है, यानी 180 लीटर से 200 लीटर तक ब्लड फिल्टर किया जाता है। और सिर्फ हम जो है 1.5 लीटर से 2 लीटर तक यूरिन हमारी बॉडी से एक्सक्रेट करते हैं। इतना ब्लड जो है फिल्टर करने के बाद भी हम तकरीबन जो है सिर्फ 1 या 1.5 लीटर यूरिन बॉडी से पास होता है। बाकी जो है बॉडी रीअब्जॉर्प्शन भी करती है, क्योंकि पानी तो हम हमारी बॉडी को वापस भी चाहिए। कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं ये सारे मैकेनिज्म कैसे होता है, मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। किडनी हमारी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर लंबर रीजन के अंदर मौजूद है। यहाँ पे एक और पॉइंट आपके लिए इंटरेस्टिंग जो कि आपकी बुक के अंदर नहीं है, वो ये है कि लंबर रीजन के जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम जो है ना उसके अंदर डिस्क होते हैं। उस डिस्क की जो लंबर रीजन की दूसरी डिस्क से लेकर L5 तक किडनी जो है मौजूद है, यानी L2 और L5 के बीच में ये किडनी मौजूद है। एक और सरप्राइजिंग फैक्ट यहाँ पे ये है कि ये जो लेफ्ट किडनी है ये थोड़ी ऊपर होती है, और राइट किडनी जो साइज जगह में थोड़ी नीचे होती है, क्योंकि इस साइड पे लेवर ने थोड़ी स्पेस ऑक्यूपाई ज़्यादा की होती है, इस वजह से राइट साइड की किडनी थोड़ा नीचे होती है। सो ये कहना है कि किडनीज दोनों जो हैं वो बैलेंस से नहीं है, किडनी राइट थोड़ी नीचे, थोड़ी सी नीचे, स्लाइट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि किडनी जो है उसके बाहर एक हमारे सारे ऑर्गन जो हैं वो स्पेशली स्पेसिफिक मेम्ब्रेन्स के अंदर पैक्ड हैं, बंद हैं, ताकि उन ऑर्गन को कोई डैमेज ना हो, क्योंकि जब हम मूव करते हैं तो ये ऑर्गन ज़ाहिर है हिलते होंगे, और फ्रिक्शन ना हो, ये रगड़ ना खाएं। फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए तमाम ऑर्गन्स के बाहर एक मेम्ब्रेन मौजूद है। आपने ब्रेन में पढ़ा होगा कि ब्रेन के बाहर मेनिंजेस या मेम्ब्रेन होती हैं। हार्ट में आपने पढ़ा होगा कि हार्ट के ऊपर भी एक मेम्ब्रेन मौजूद है, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। और प्लूरल मेम्ब्रेन आपके लंग्स के इर्द गिर्द मौजूद है, एनवेलप है लंग्स का। तो किडनी जो है इज ऑल्सो पैक्ड विद इन अ मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड पेरिटोनियम। So peritoneum is a bag-like structure that envelop या that packs the kidney, और ये उसको प्रोटेक्ट करती है। इस पेरिटोनियम मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड भी मौजूद होता है, हल्का सा एक विस्कस लिक्विड मौजूद होता है, जिसे हम पेरिटोनियल फ्लूइड कहते हैं, जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। ठीक है, किडनी रेडिश ब्राउन कलर की है, ये पहले बतानी थी पॉइंट मैंने आपको, लेकिन बाद में बता रहा हूँ। रेडिश ब्राउन कलर की है, और रेडिश ब्राउन, और इसकी शेप जो है वो पी शेप्ड है। ठीक है, पी शेप्ड इसकी स्ट्रक्चर है, और ये रेडिश ब्राउन कलर की है। किडनी के तीनों एरियाज में आपको बता चुका हूँ। कॉर्टेक्स रीजन जो है ये बाहर वाला पोर्शन है, उसके अंदर ये मेडुला जो पोर्शन है, इसके अंदर ये पिरामिड टाइप की स्ट्रक्चर बनी हुई है, इसे हम रीनल पिरामिड कहते हैं, रीनल पिरामिड कहते हैं। ठीक है, ये रीनल पिरामिड जो हैं ये एक इंसान के अंदर तकरीबन
12 से लेकर 16 तक होते हैं, यानी ये रीनल पिरामिड जो है वो 12 से लेकर 16 तक हमारी किडनी के अंदर मौजूद होते हैं। और इसका ये पोर्शन जो है इसे हम पेल्विस कहते हैं, जो कि लाइट इन कलर है। यहाँ पे ट्यूब्यूल्स होती हैं। अब ट्यूब्यूल्स यानी किडनी के अंदर जैसे ही ब्लड जो है बॉडी से हार्ट से नीचे उतरता है, हार्ट पंप करती है, तो ये ब्लड जो है किडनी के अंदर आता है। किडनी के अंदर आने वाली जो मेन आर्टरी होती है इसे हम कहते हैं रीनल आर्टरी या रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी जो है हमारी किडनी के अंदर आती है और रीनल वेन जो है यहाँ से बाहर निकलती है। तो अगर कोई सवाल पूछे कि कौन सी वेन जो है विच इंटर्स इनटू द किडनी, तो रीनल आर्टरी इज अ वेन वेसल दैट इन सॉरी वेन नहीं बल्कि रीनल आर्टरी, वेन अलग चीज है। रीनल आर्टरी इज अ ब्लड वेसल दैट एंटर इनटू द किडनी व्हाइल द ब्लड वेसल दैट लीव द किडनी इज कॉल्ड रीनल वेन। तो रीनल आर्टरी के थ्रू ब्लड किडनी के अंदर आता है और फिल्टर होता है। अब ब्लड जो किडनी के अंदर आता है उसके अंदर टॉक्सिक मटेरियल मौजूद होता है जो कि लिवर के अंदर बनता है। हम सब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो खाना खाते हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, विटामिन्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स आप सबको पता है कि हमें एनर्जी के लिए चाहिए। तो जैसे ही कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये तो आप सबको पता है। उसके बाद जो है जो प्रोटीन हम खाते हैं, प्रोटीन तो चाहिए ना, वो ग्रोथ के लिए कंपलसरी है, तो ग्रोथ के लिए हम प्रोटीन खाते हैं। और प्रोटीन जो है डाइजेस्ट होने के बाद जिस चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं उसे हम कहते हैं अमाइनो एसिड। ठीक है, प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं डाइजेस्ट होने के बाद। ये अमाइनो एसिड हमारे ब्लड के अंदर होते हैं। जैसे ही ब्लड जो है लिवर के अंदर जाता है, लिवर के अंदर या लिवर के पास ब्लड जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स को लिवर कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन पार्टिकल के अंदर। ग्लाइकोजन पार्टिकल वो फॉर्मेट है, वो शक्ल है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होते हैं। प्रोटीन्स या अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होते, वो अमाइनो एसिड जो हैं वो लिवर उनको ब्रेक कर देता है। अमाइनो एसिड से एक जो है अमाइन रिमूव कर देता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डी अमाइनेशन। रिमूविंग ऑफ अमाइन फ्रॉम अमाइनो एसिड इज कॉल्ड डी अमाइनेशन। ये अमाइन जो है हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होता है, इसके साथ एक और हाइड्रोजन ऐड हो जाती है और ये बन जाता है अमोनिया। ये अमोनिया जो है हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है। ये बना है लिवर के अंदर। फिर उसके बाद जैसे ब्लड किडनी के अंदर आएगा तो किडनी इस अमोनिया को रिमूव करेगी, क्योंकि ये टॉक्सिक है, ये हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह है, जहरीला है, हमारे सेल को बर्स्ट कर सकता है, हमारी बॉडी को डैमेज कर सकता है, हमारे टिश्यूज को डैमेज कर सकता है। तो जैसे ही किडनी के अंदर ब्लड आता है रेनल आर्टरी के थ्रू, तो एंटर होता है यहाँ से इस पोर्शन, इस यहाँ से पेल्विस के अंदर एंटर होता है। तो रीनल आर्टरी जो है बहुत सी छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स में डिवाइड हो जाती है, इस तरह डिवाइड होती है। और डिवाइड होने के बाद जो है ये अंदर किडनी के अंदर एक स्ट्रक्चरल यूनिट मौजूद है जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। सो व्हाट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी? द नेफ्रॉन इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन जो है स्ट्रक्चरल यूनिट है जो कि किडनी के अंदर मौजूद होते हैं। नेफ्रॉन्स अप्रॉक्सीमेटली एक किडनी के अंदर 1 मिलियन से भी ज्यादा नेफ्रॉन होते हैं। ठीक है, एक किडनी के अंदर 1 मिलियन से भी ज्यादा नेफ्रॉन होते हैं। तो किडनी के अंदर जैसे ही ये रेनल आर्टरी इंटर होती है, उसके बाद ये छोटे छोटे आर्ट्रियोल्स में डिवाइड होती हुई यहाँ तक पहुँचती है। कहाँ तक? जहाँ तक ये नेफ्रॉन्स मौजूद हैं। ये एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है जो मैंने आपके लिए बनाई है। ठीक है, नेफ्रॉन मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो जैसे ही ब्लड किडनी के अंदर एंटर हुआ, उसके बाद ये आर्ट्रियोल्स डिवाइड होती हुई नेफ्रॉन के इन स्ट्रक्चर्स तक पहुंचती हैं। सबसे पहले आप इन नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर्स के, नेफ्रॉन की जो स्ट्रक्चर इसके पार्ट याद कर लें, समझ लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो नेफ्रॉन का जो पहला एक कपला की स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं बुमेन कैप्सूल। सो दिस इज कॉल्ड बुमेन कैप्सूल। ये बुमेन कैप्सूल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक साइंटिस्ट, इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, सर विलियम बुमेन ने, इसीलिए उसके नाम के पीछे इसका नाम भी बुमेन कैप्सूल हमने रख लिया है। ये कपला एक स्ट्रक्चर जिसे हम बुमेन कैप्सूल कहते हैं। और इसके बुमेन कैप्सूल के अंदर यहाँ से ये जो आर्टरी आई है, आर्ट्रियोल्स आई हैं, ये यहाँ तक से पहुँचती हैं, तो ये बहुत ही कैपिलरीज थिन डिवाइड हो जाती हैं। यहाँ पे इसका हम नाम देते हैं एफरेंट आर्टरी। ठीक है, एफरेंट आर्ट्रियोल एंटर इनटू द बुमेन कैप्सूल। एफरेंट आर्ट्रियोल एंटर होती है, यहाँ से जब एंटर होती है तो ये फिर यहाँ पे एक बंच ऑफ ब्लड कैपिलरीज बन जाता है जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, द बंच ऑफ ब्लड कैपिलरीज इनसाइड द बुमेन कैप्सूल इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। और यहाँ से ये ट्यूब्यूल जो बाहर निकल रही है इसे हम कहते हैं इफरेंट आर्टरी। ठीक है, एफरेंट आर्ट्रियोल। So, efferent arteriole enter into the Bowman capsule, or efferent artery
लीव्स द वुमेन कैप्सूल। यहाँ पे ई है, इसका मतलब एग्जिट कर रही है, और यहाँ पे ए है, ये एंटर हो रही है। अब एक और पॉइंट यहाँ पे समझ लें कि ये जो एफरेंट आर्टरी होती है, इसका साइज, इसका डायमीटर थोड़ा बड़ा होता है, और एफरेंट आर्टरी का जो डायमीटर होता है छोटा होता है, जिसकी वजह से जैसे ब्लड हार्ट से नीचे पुश होता हुआ यहाँ से प्रेशर पे आता है, तो यहाँ पे एक क्या कहते हैं हम कि यहाँ पे ब्लड जो है थोड़ी देर के लिए रुकता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि यहाँ से ब्लड ज़्यादा अमाउंट में आ रहा है, यहाँ से निकलने की जगह जो है वो कम है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल है, यहाँ पे हिंड्रेंस है, यहाँ पे एक रुकावट है, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लड के अंदर प्रेशर क्रिएट होता है वुमेन कैप्सूल के अंदर, और वुमेन कैप्सूल के अंदर प्रेशर क्रिएट होने की वजह से यहाँ पे ब्लड जो है फिल्टर होता है। ठीक है, उसके बाद नेफ्रॉन की जो दूसरी स्ट्रक्चर है उसे हम कहते हैं, इसका नाम जो है, ये जो आप कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ पीसीटी, पीसीटी का मतलब है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ये ट्यूब्यूल्स हैं, बहुत सारी छोटी छोटी नालियां हैं। ठीक है, प्रॉक्सिमल मतलब करीब आने वाली ट्यूब्यूल्स। उसके बाद एक लंबी सी पाइप है जो कि नीचे की तरफ आ रही है और फिर ऊपर की तरफ जा रही है, इसे हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं। ठीक है, और ये जो नीचे उतर रही है इसे हम कहते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और ये ऊपर की तरफ जो जा रही है उसे हम कहते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले को सर फ्रेडरिक जेकब हेनले ने डिस्कवर किया था, जिसकी वजह से इसे हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट हम इसको LOS लिख सकते हैं, यानी लूप ऑफ हेनले। ठीक है, दूसरी जो स्ट्रक्चर है, यानी पहले यहाँ पे आपके पास है वुमेन कैप्सूल, हैरिस वुमेन कैप्सूल, उसके बाद प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसके बाद आपके पास है लूप ऑफ हेनले। उसके बाद ये जो कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर मौजूद है इसे हम कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी डिस्टल का मतलब है दूर आने वाली, तो इसे हम कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, उसके बाद ये जो ट्यूब है इसे हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। वुमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, इन दोनों को मिला के हम कहते हैं मेल पिजन बॉडी, मेल पिजन बॉडी, या फिर इसे आप एनल बॉडी भी कह सकते हैं। ठीक है, ये जो दोनों स्ट्रक्चर कॉम्बो बनी है, कंबाइंड स्ट्रक्चर बनी है, इसे हम ग्लोमेरुलस और वुमेन कैप्सूल के दोनों कंबाइंड स्ट्रक्चर मेल पिजन बॉडी भी कह सकते हैं, या फिर रेनल बॉडी भी कह सकते हैं। समझाता हूँ कि ब्लड फिल्टर कैसे होता है। तो जैसे ही ब्लड जो है किडनी के अंदर एंटर हुआ, रेनल आर्टरी जो है यहाँ से अंदर दाखिल हुई, पेल्विस के अंदर दाखिल होने के बाद ये छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स में डिवाइड होती चली गई। उसके बाद ये नेफ्रॉन तक पहुंची। नेफ्रॉन पे यहाँ पे एफरेंट आर्टरी, इसका हमने नाम दिया हुआ है। एफरेंट आर्टरी जो है वुमेन कैप्सूल के अंदर एंटर हुई, जहाँ पे उसका एक बंच बन गया। उसके बाद यहाँ पे प्रेशर जो क्रिएट हुआ है, जिसकी वजह से ब्लड जो है उसके अंदर मौजूद तमाम वो चीजें, ब्लड के अंदर क्या क्या मौजूद है, ब्लड के अंदर हमारे पास इनसाइड द ब्लड यहाँ पे जो हमारे पास चीजें मौजूद हैं, उसके अंदर ब्लड सेल्स तो लाजमी होंगे, ऑब्वियसली होंगे ब्लड सेल्स। उसके बाद ब्लड के अंदर साल्ट भी होंगे, साल्ट्स भी होंगे, उसके बाद अंदर मिनरल्स भी होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अमोनिया तो ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, वाटर भी मौजूद है, तो ये सारी चीजें मौजूद हैं ब्लड के अंदर। तो यहाँ पे जो फिल्टर यानी प्रेशर से जो भी चीजें ब्लड के अंदर मौजूद हैं वो चली जाती हैं इस कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, वुमेन कैप्सूल के अंदर, विदाउट ब्लड सेल। क्योंकि ये जो लेयर है वुमेन कैप्सूल का, ये इसके अंदर छोटे छोटे माइन्यूट पोर मौजूद हैं, जिनसे सिर्फ और सिर्फ पानी गुजर सकता है, अमोनिया गुजर सकता है, मिनरल साल्ट गुजर सकते हैं, लेकिन ब्लड सेल यहाँ से नहीं गुजर सकते। इसी वजह से ब्लड सेल जो है वो इसमें वेजल के अंदर रहेंगे, आर्ट्रियोल के अंदर रहेंगे, जबकि बाकी का सारा मटेरियल जो फिल्टर हो जाता है, यानी कंप्लीट फिल्ट्रेशन हो जाती है, कंप्लीट फिल्ट्रेशन हो जाती है, जिसे हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यहाँ पे ये पॉइंट याद रखिएगा कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब है कंप्लीट फिल्ट्रेशन। जब हम किसी चीज को पिक करके किसी चीज से बाहर निकालते हैं तो उसका मतलब आपने सेलेक्ट किया। यहाँ पे कोई सिलेक्शन नहीं है, कंप्लीट फिल्ट्रेशन, ब्लड इज कंप्लीटली फिल्ट्रेटेड ओवर हियर, दैट्स व्हाई वी कॉल इट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। कंप्लीट फिल्ट्रेशन अकर्स इन वुमेन कैप्सूल। अब कंप्लीट फिल्ट्रेशन, ब्लड के अंदर तमाम चीजें फिल्टर हो चुकी हैं और अब वो चीजें मौजूद हैं वुमेन कैप्सूल के अंदर। वुमेन कैप्सूल के अंदर जो फिल्ट्रेट बना है इसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट किसे कहते हैं। अब ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट जो है आगे यहाँ से मूव करेगा क्योंकि पीछे से भी प्रेशर आ रहा है। ठीक है,
तो ये आगे मूव करेगा टुवर्ड्स द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब जो जैसे चीज़ अब फिल्टर हो चुकी हैं ब्लड से, सब चीज़ें जा चुकी हैं, तो बॉडी, अगर हमारी बॉडी के अंदर सब चीज़ें इसी तरह निकलती रही तो आप कह सकते हैं कि हमारे 1 मिनट के अंदर 120 ml जो है वो ब्लड फिल्टर होता है। तो हमारी बॉडी के अंदर है ही 5 लीटर, तो ये तो तकरीबन 50 मिनट के अंदर सारा फिल्टर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, हमारी बॉडी का पानी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि अब हमने वो चीज़ें तमाम वापस रिटेन करनी है, वापस रिट्रीव करनी है, गेट बैक करनी है, जो हमने यहाँ पे फिल्टर की है। तो यहाँ से एफरेंट आर्टरी जो है ये सराउंड करती है इस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं, हम एटीपी कंज्यूम करते हैं, हम एनर्जी कंज्यूम करते हैं, एनर्जी कंज्यूम करके जो है वो हम साल्ट्स प्लस कुछ मिनरल्स जो हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, जैसे मैग्नीशियम हो गया, जैसे आयोडीन हो गया, ये हम वापस हासिल करते हैं, क्योंकि हमने एनर्जी कंज्यूम की है। एटीपी कंज्यूम करके हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में यहाँ से जो ब्लड जो आता है वो वापस ये साल्ट्स और मिनरल रीगेन कर लेता है। अब साल्ट जो है वापस आ चुके हैं कहाँ पे, ब्लड वेजल के अंदर। अब ये ब्लड वेजल यहाँ से नीचे उतरेगी तो ये सराउंड करती है इस लूप ऑफ हेनले को। लूप ऑफ हेनले को आगे जाने के बाद ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को भी सराउंड करती है। जैसे ही लूप ऑफ हेनले में यहाँ पे हम डिसेंड नीचे करेंगे तो यहाँ पे अब साल्ट जो कि मौजूद है ब्लड के अंदर, तो आप सबको पता है कि जहाँ पे साल्ट होते हैं वहाँ पे पानी जो है वो खुद ही डिफ्यूज होकर मूव करके वाटर मूव टूवर्ड्स साल्ट। ये आपने पढ़ा होगा ऑस्मोसिस के अंदर कि पानी जो है वहाँ पे मूव करेगा जहाँ पे साल्ट मौजूद हैं। तो पानी मूव करेगा इनटू द ब्लड, क्योंकि ये ब्लड के अंदर साल्ट मौजूद है। तो पानी जो है, वाटर जो है, विल डिफ्यूज आउट इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है। उसके बाद पानी भी वापस आ चुका है, उसके बाद ये ब्लड जो है ऊपर चला जाएगा और यहाँ से इस लूप ऑफ हेनले के अंदर ब्लड के अंदर पानी जो है ऐड हो जाता है। पानी ऐड होने के बाद अब यहाँ पे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर पहुँचते हैं। तो अब यहाँ पे बॉडी की जितनी नीड है, देखें बच्चों, हमारी बॉडी के अंदर पानी कम है, पानी अवेलेबल नहीं है, हम पानी नहीं पी रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा ब्रेन एक सिग्नल भेजेगा। तो सिग्नल जो है वो हार्मोन की शक्ल में होगा, वो हार्मोन यहाँ पे आके एक्ट करेगा। उस हार्मोन को हम कहते हैं ADH, यानी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ये हमारा ब्रेन का जो पार्ट है हाइपोथैलेमस से वो बनाता है, तब बनाता है जब हमारी बॉडी के अंदर पानी नहीं होता, हम पानी नहीं पी रहे, बॉडी को पानी की नीड है, पानी बचाना है, तो ये हार्मोन रिलीज होता है और ये यहाँ पे आके यहाँ से पानी को बाहर निकालने में हेल्प करेगा। जितनी नीड है उतना जो है ये रिलीज होगा, जितना सिग्नल क्या है, जितना फीडबैक क्या है, उतना ये रिलीज होगा और वो हमारे यहाँ से डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में पानी को रिट्रीव करेगा, पानी को रीगेन करेगा। पानी जो है बॉडी की नीड के हिसाब से, अगर हमारी बॉडी को पानी की नीड नहीं है तो फिर ये रिलीज नहीं होगा, क्योंकि सिग्नल ही नहीं गया पानी का, तो एडीएच रिलीज नहीं होगा। फिर जो है यूरिन हमारा, क्योंकि हमने ज़्यादा पानी पिया हुआ है तो पानी बॉडी की नीड नहीं है, पानी ऑलरेडी अवेलेबल है, तो फिर ये हार्मोन रिलीज नहीं होगा और फिर जो है हमारी यूरिन जो है वो डाइल्यूट यूरिन होगा, उसमें पानी का मिकदार ज़्यादा होगा। लेकिन अगर पानी हम नहीं पी रहे तो फिर हम जो है यूरिन हमारा येलो कलर का होता है, उसके अंदर पानी की मिकदार बहुत कम हो जाती है, क्योंकि पानी जो है बॉडी रीगेन कर रही है। दूसरा जो हार्मोन हमारा यहाँ पे आकर एक्ट करता है, जिसे हम कहते हैं PTH, यानी पैराथायरॉयड हार्मोन। ये दोनों हार्मोन आप याद रखिएगा, ये दोनों रिलीज होते हैं। पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो थायराइड ग्लैंड रिलीज करती है। ये तब रिलीज करती है जब हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम का इम्बैलेंस हुआ होता है, तब ये रिलीज होता है। तो यहाँ पे कैल्शियम जो है नीड के हिसाब से रिगेन किया जाता है बॉडी के अंदर। ये दोनों हार्मोन्स इन कंडीशन के, अगर कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम वापस हम रीगेन करते हैं, पानी जो है कमी है तो हम एडीएच रिलीज करते हैं और पानी वापस हमारी बॉडी के अंदर आता है। उसके बाद डीसीटी में ये दोनों हार्मोन्स एक्ट करते हैं इन केस ऑफ नीड कंडीशन के हिसाब से। उसके बाद जो टॉक्सिक मैटर यहाँ पे जो बना है, जो इस ट्यूब के अंदर मौजूद है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर, जो यहाँ पे फिल्ट्रेट जो यहाँ पे हुआ था वो बाकी बचेगा, यानी साल्ट यहाँ पे निकल गया, पानी यहाँ पे निकल गया, नीड के हिसाब से पानी और कैल्शियम या मिनरल्स यहाँ पे रिटेन हमने कर लिए। उसके बाद जो बचेगा उसे हम कहते हैं यूरिन। ये यूरिन जो है इस कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू यहाँ से बाहर निकलेगा। ये कलेक्टिंग डक्ट यहाँ से सारी इकट्ठी होती हुई, गेट टुगेदर होती हुई यहाँ से आकर बाहर निकलती हैं और ये एक ट्यूब बनती है जिसे हम यूरेटर कहते हैं। तो इस तरह यूरिन बनता है और ये यूरिन हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। अब ये जो आप जगह देख रहे हैं, आप पूछेंगे ये क्या है,
तो ये नेफ्रॉन एक नहीं होती, एक नेफ्रॉन आपके सामने बनाई, यहाँ पे बहुत सारी मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होती हैं, तो इसके पीछे एक और नेफ्रॉन मौजूद है, वो नेफ्रॉन आके यहाँ पे अटैच होती है, एक और नेफ्रॉन यहाँ पे मौजूद होगी जो कि आकर यहाँ से अटैच होती है। तो इस तरह मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन अटैच होती हैं और एक दूसरे के साथ, और फिर जाकर एक बड़ी ट्यूब बनती है जिसे हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर, जिसे हम कहते हैं यूरेटर। अब यूरेटर से जो है यूरिन यहाँ से पास आउट होकर ऐसे बैग लाइक स्ट्रक्चर अंदर अंदर आ जाएगा जिसे हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। इसकी कैपेसिटी तकरीबन 1 लीटर से 1.5 लीटर होती है और इसके अंदर इतना यूरिन हम स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद गुंजाइश नहीं बचती, फिर हमें यूरिन पास आउट करना होता है बॉडी से। ये यूरेटर जो ट्यूब है इसकी साइज तकरीबन जो होती है वो अप्रोक्सीमेटली 24 सेंटीमीटर से लेकर 28 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट हम आवर यूरिनरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिक मैटर रिमूव होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो अमोनिया बना था जो कि बेसिक नेचर का है उसको रिमूव किया जाता है ताकि हमारी बॉडी के अंदर एसिड बेस बैलेंस रहे। हमारी बॉडी के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस किए जाते हैं, क्योंकि अगर हमारे ब्लड वेजल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस नहीं होंगे, मिसाल के तौर पर ब्लड के अंदर साल्ट्स या मिनरल्स नहीं हैं, तो पानी ब्लड के अंदर नहीं आएगा और ब्लड का फ्लो जो है वो धीमा पड़ जाएगा, जिस वजह से हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है। या फिर जो है अगर साल्ट्स और मिनरल्स हमने ज़्यादा खा लिए, नमकियात हमने ज़्यादा खा ली, ब्लड के अंदर ज़्यादा नमक आ गया, तो जाहिर है पानी ब्लड के अंदर ज़्यादा आएगा और ज़्यादा आने से ब्लड का फ्लो ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, इसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, हम हाइपरटेंशन की कंडीशन में जा सकते हैं। तो इस वजह से किडनी का जो है वो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना भी फंक्शन आता है, टॉक्सिक रिमूवल करना इसका भी फंक्शन आता है, और ब्लड प्रेशर जैसे मैंने आपको बताया कि भी मेंटेन किया जाता है, क्योंकि ये मिनरल्स होते हैं जो कि हमारा ब्लड प्रेशर या ब्लड के अंदर पानी का मिकदार बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद एरिथ्रोपोइटिन यानी एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है जो हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन करवाती है, और विटामिन डी जो है वो भी प्रोडक्शन करवाती है इन केस नीड अगर हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है। सो सिंपल सा एक बार फिर आपको समझाने जा रहा हूँ कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑन अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ tubules which are called ureter, and a bag like structure which is called urinary bladder, and another tube that is called urethra. Human kidney is located in the lumbar region on the back side, dorsal side of human body, in between L2 and L5 region. It is approximately 1% of our body weight and consume about 7% of our oxygen which is present inside our body. Kidney is packed within a membrane that is called peritoneum. Inside the membrane there is a fluid which is called peritoneal fluid which reduces the friction. Kidney is divided into 3 regions. Outer region is called cortex, middle region is called medulla, and inner portion is called pelvis. Inside the medulla there are pyramids which are about 12 to 16 in every kidney. Kidney's functional unit is nephron. Each kidney contains approximately 1 million nephron. Nephron are the functional unit of kidney. They filter the blood, they remove the toxic matter from the blood. The nephron consists on various structures. The first one is called Bowman capsule. The second one is called proximal convoluted tubule. The next one is called a loop, which is called loop of Henle, and the last portion of the nephron is called distal convoluted tubule. The blood enters into the kidney, which is called renal artery. Renal artery divides into numerous small blood capillaries, which are called arterioles. So blood capillaries, glomerulus, and a cup-like structure is called male vision body. The blood is filtrated. Ultrafiltration occurs here. वन लास्ट पॉइंट कि ये जो सिलेक्शन होती है ना, इसे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है, तो सिलेक्टिव यहाँ पे 2 फंक्शन आपने याद करने हैं, एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, कंप्लीट फिल्ट्रेशन, एंड सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। यहाँ पे एंड करते हैं टॉपिक को, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अगर कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो, कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।